नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चीनी लेखक, अरबी लेखक, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। चीनी लेखक चीन से हमारे यहाँ पर कई यात्री यात्रा के लिए आए हुए थे, जिनमें काफ़ी फाहियान, सहयुगन, हैंसांग ऐसे यात्रियों का नाम आता है। और इत्सिंग, 4 यात्री हमारे यहाँ पर चाइना से आए हुए थे, जिन्होंने भारत की यात्रा की, संस्कृति को समझा और यहाँ के ज्ञान को चीन में ले जाकर के प्रसारित किया। चीन आदत से ज़्यादा हमारी संस्कृति के कारण विकसित हुआ है। जो चाइना कहता है कि आज हम ये कर देंगे, हम वो कर सकते, इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। एक छोटू सिंह रावणा का एक संगीत है कि हमने उसका बुद्ध दिया, उसने हमको युद्ध दिया। बिल्कुल सही कहते हैं वो। हमने ही चाइना को बुद्ध दिया है, बौद्ध धर्म दिया है, ज्ञान दिया है उन्हें, और उसने हमें क्या दिया है? चालसाजी, फरेब, मक्कारी। क्योंकि मक्कारों के पास और कुछ होता भी नहीं है। तो अब पढ़ेंगे चीनी लेखक। सबसे पहले आता है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश अर्थात गुप्त वंश के राजा गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। भाई, जो गुप्त नरेश है मतलब गुप्त काल के राजा हैं, गुप्त वंश के जो राजा हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। इसने उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक संस्कृति है यहाँ का विवरण किया है कि यहाँ पे कला कैसी है, संस्कृति कैसी है, रहन सहन कैसा है, पहनावा कैसा है, फसलें कैसी है, इसके बारे में वर्णन किया है। किसने? चीनी यात्री फाहियान ने। इसने भारत को, मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। देखो, इसने वर्णन बताया कि जो मध्य प्रदेश की जनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कैसी थी जनता? सुखी, समृद्ध, और जनता को समृद्ध बताया है। भाई, सुखी थी, समृद्ध थी, कोई कमी नहीं थी उनके पास। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा है, और साथ ही कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक भारत में रहा है ये। ठीक है, अब आते सहयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। तो पूछा जा सकता, सहयुगन चीनी यात्री सहयुगन कब भारत है? 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। भाई, 3 वर्ष तक इसने भारत में यात्रा की है, तो इसने 3 वर्षों में सिर्फ बौद्ध धर्म पर ही खोज की है। इसकी लिखित प्रतियों को इसने संयोजित किया है, एकत्रित किया है, खोज की है, और कोई काम इसने ज़्यादा किया नहीं है। इसका मुख्य कारण ये रहा है, काम ये रहा है। अब आता है हैंसांग। चीनी यात्री हैंसांग महाराज हर्षवर्धन के काल में आया था। तो चीनी यात्री हैंसांग के बारे में पढ़ते हैं। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हैंसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारत राज्य कपीशा राज्य पहुंचा। 1 वर्ष की यात्रा करके पहुंचा है ये चीन से भारत, और कहाँ पहुंचा? कपीशा नामक स्थान पर पहुंचा है। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में लौट गया, और वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध धर्म को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। भाई, चीनी यात्री हैंसांग किसके लिए आया था? पहला, भारत की जो संस्कृति है वहाँ बौद्ध धर्म की को एकत्रित करके चीन ले जाने के लिए। दूसरा, इसने नालंदा स्थित
बिहार में जो नालंदा है, वहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय पहले काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। वहाँ पर इसने अध्ययन भी किया है। देखो, एक कार्य से नहीं आया है ये, दो दो कार्य किए इसने, और ये 15 वर्षों तक रहा है। 645 ईस्वी में गया है वापस। तथा अध्ययन करने बौद्ध धर्म के ग्रंथों के एकत्र कर ले जाने के लिए गए। बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ थे सबको एकत्रित करके ले जाने के लिए चाइना से भारत आया था। कौन? चीनी यात्री हेनसांग। ध्यान रखिएगा। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। जो चीनी यात्री हेनसांग का जो वर्णन है, भ्रमण है, किस नाम से? सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। चीनी यात्री हेनसांग के जो भ्रमण है सीयू की, उसमें कितने देशों का विवरण मिलता है? 138 देशों का। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया है। सम्राट हर्षवर्धन के जो समय का सामाजिक व्यवहार था, पहनावा, संस्कृति, कला, राजनीति, अध्ययन आदि सारी चीज़ों का अध्ययन इसने किया है कि समाज में जाति, धर्म, राजनीति कैसे थे। महाराज हर्षवर्धन के समय, सम्राट हर्षवर्धन के समय में इसका अध्ययन किया है चीनी यात्री हेनसांग ने, इसका वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। अब देखो, चीनी यात्री हेनसांग ने क्या कहा है कि सिंधु का राजा कौन था? शूद्र। तथा इसने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ किसकी पूजा की है? सूर्य और भगवान शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। किसने? चीनी यात्री हेनसांग ने। नोट: हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब देखो, ये पूछा जा सकता है कि चीनी यात्री हेनसांग के भारत अध्ययन के समय, भारत में जो अध्ययन किया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, अर्थात आज हम कहते हैं हेड मास्टर या डायरेक्टर, वो कौन थे? आचार्य शीलभद्र। कुलपति कहते थे पहले, शुद्ध हिंदी में आज भी कुलपति कहते हैं, संस्कृत का शब्द है कुलपति। तो आचार्य शीलभद्र थे। ये विश्वविद्यालय का किसके लिए? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म का जो दर्शन है, इसका ज्ञान है, इसके लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। अब आता है चौथे नंबर पे इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। वह इत्सिंग ने ज़्यादा वर्णन नहीं किया है। 7वीं शताब्दी में भारत आया और 7वीं शताब्दी के अंतिम भाग में आया है। तो इसने क्या क्या वर्णन किया है? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे हमारे, उनमें दोनों का वर्णन किया है। और अपने जो उसके समय का जो भारत में धर्म, संस्कृति, राजनीति जो भी था, जितना भी वर्णन था, सब वर्णन किया उसने। अब आते हैं अरबी लेखक। जो अरब देशों के जो लेखक थे, उन्हें अरबी लेखक कहा जाता है। इसमें आते अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी खुद एक आतताई आक्रमणकारी था, जो सब लूटपाट के इरादे से भारत आया था, क्योंकि विदेशियों ने सदा हमें लूटा है। विदेशियों ने सदा हमें लूटा ही लूटा है, कभी देश को कुछ दिया नहीं है। यह अलबरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अलबरूनी ख्वारिज्म का या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। भाई, ख्वारिज्म या खीव है आधुनिक में तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। आज जो आधुनिक शहर, उसका नाम तुर्कमेनिस्तान। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीए हिंद
उल हिंद या तहकीए हिंद, इसकी किताब का नाम क्या था, पूछा जा सकता है। तो उल हिंद या तहकीक हिंद इसकी किताब का नाम है। भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रयास, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भाव तोल माप विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि के बारे में विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित है। भाई जो भारत की खोज नाम की जो पुस्तक है हिंदी में, इसका उर्दू वर्जन है उल हिंद या तहकीक है हिंद। इसमें कितने अध्यायों में, 80 अध्यायों में। तो इसमें कौन कौन सी दी गई, देखो भारत में कौन कौन सी विस्तृत ग्रंथ है। इसमें दर्शन, भारत का धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथा, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन की विधियाँ, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषय, मतलब जितना भी तंत्र हमारे विज्ञान था, हमारे पास विज्ञान था, सब के बारे में इसने लिखा। किसने, अल-बरूनी ने। क्योंकि अरब तो थी, इनको तो कुछ न कुछ निकालने में आनंद आता था। ये दिखाना चाहते थे कि हमने भारत में देखो कितना कुछ, हमारे मति में कितना फर्क रहता है, हम क्या क्या खोज सकते हैं। और इसे 80 अध्याय में विभाजित किया है इस ग्रंथ को। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। किस पर डाला गया, राजपूती समय के, राजपूत कालीन समय में जो धर्म है, रीति रिवाज कैसे हैं, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। किसने, अल-बरूनी ने। इब्नु बबूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृतांत, जिसे रेहला कहा जाता है। इब्न बबूता जो कि बड़े रोचक ढंग से हमारी संस्कृति के बारे में लिखता है। इसने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या, रेहला, जो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इस विद्वता ने प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो पहला ऐसा अरबी लेखक जिसका इतना बड़ा कुछ हुआ है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। किसको, इब्नु बबूता को। ये है हमारी जो, इसके बाद अन्य लेखक आ जाते हैं जो हम कल पढ़ेंगे।